हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही करने के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुकम्मल फहरिस्तें तैयार करके एक तवील क्रैकडाउन की शुरुआत हाथ की गई है। अहम पॉलिसी इस्लाहात करके अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निजाम को अपग्रेड किया जा रहा है। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि वजीर आजम की हिदायत पर पूरे मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। एफसी ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाली चीनी पकड़ ली। इसी मामले पर बात करेंगे। मौसी तजियाकार खुरम शहजाद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। खुरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि हर दफा एक क्रैकडाउन की बात की जाती है, इस दफा होने वाला क्रैकडाउन किस कदर मुख्तलिफ हो सकता है? देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इनको कहा जाता है और गवर्नेंस का एक हिस्सा है और मेरे ख्याल में ये बहुत जल्दी होना चाहिए था। और क्योंकि इस मरतबा हुआ है और आप देखें उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, 2 दिन में 18 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आया है और खासकर ओपन मार्केट में नीचे आया है। वैसे भी आप देखें कि जो ओपन मार्केट है इसमें रिलेटिवली जो है इतना ज्यादा जो है फॉर्मल जो है वो ये मार्केट्स नहीं होती हैं और यहाँ पे हर कोई जाके जो है वो डॉलर खरीदने लग जाता है जब आपकी डॉलराइजेशन होती है या आपका परसेप्शन थोड़ा खराब होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा एक मेजर है जिसकी वजह से डॉलर में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ही सही लेकिन डॉलर में थोड़ी सी कमी हुई है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये अगर कैंपेन या इस तरह की जो एफर्ट्स हैं ये कंटिन्यू होती हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे गवर्नेंस की जाती है और देखा जाता है कौन डॉलर ले रहा है, कौन जेन्युइन बायर है, अफगानिस्तान अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन भेज रहा है। और ये स्टेट बैंक ने पहले भी इस पे मेजर्स दिए थे जिसमें बायोमेट्रिक था, आज भी है और उस पर शनाख्त होती है एक आदमी की जो लेने जाता है जो भी। तो मेरे ख्याल में इस तरह के मेजर्स होते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होगा इससे और आहिस्ता आहिस्ता परसेप्शन बेहतर होगी कि यहाँ से कैपिटल फ्लाइट होना शुरू हो जाती है या फिर परसेप्शन खराब होती है या डायरेक्शन नहीं मिलती तो हर कोई ये सोचता है कि जी मैं डॉलर ले लूं। तो क्यों हर कोई जो है वो डॉलर ले और या किस वजह से ले, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ये देखें, इसके साथ अगर आप रिफॉर्म्स शुरू करें जो भी अगर रेगुलर गवर्नमेंट आती है और फंडामेंटल्स आपके ऐसे ऐसे बेहतर होते हैं, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई है, जो रुपए की छपना है वो कम होता है। ये सारी एफर्ट्स इन पैरेलल साथ साथ हों तो बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आ सकता है। हम टर्न अराउंड कर सकते हैं, बेहतरी आ सकती है, आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो सकता है जो कि सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी एफर्ट्स है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि स्पेकुलेटिव जो बाइंग है और एक्टिविटी है वो ना हो। बाकी डिमांड सप्लाई पे जो चीज होती है वो उसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो डिमांड सप्लाई है, वो होना भी चाहिए। एक्चुअल मार्केट की जो करेंसी की वैल्यू वो निकलनी चाहिए, चाहे वो ओपन मार्केट में हो चाहे वो इंटर बैंक में। लेकिन मैं एनकरेज करता हूँ इंटर बैंक को क्योंकि इंटर बैंक में 90-95% आपका डॉलर की डिमांड जो ड्राइव होती है। तो डॉक्यूमेंटेड एरिया भी है, बैंकिंग सेक्टर बहुत रेगुलेटेड है, तो बैंक के थ्रू हर चीज हो तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि 3-3, 4-4 मार्केट्स हम लेके चले और उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाए। और आप क्या समझते हैं, निजाम को बेहतर करने के लिए क्रैकडाउन ये जारी रहता है और मजीद मौसर तरीके से जारी रह सकता है तो ओपन मार्केट में डॉलर की कदर कितनी कम हो सकती है अंदाजा? देखें, फिर मैं ये कहूंगा कि रुपया लॉन्ग टर्म में क्योंकि हमारे कर्जों की अदायगियां हैं, जब तक उनका सद्देबाब नहीं होता, जब तक हमारे जो है करंट अकाउंट डेफिसिट का सद्देबाब नहीं होता, हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, लॉन्ग टर्म में अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं करते, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करते, उस वक्त तो रुपया आपको ग्रेजुअली वीक ही लगेगा। लेकिन ये जो एक्सेसिव जो वीकनेस हो जाती है ना, ये स्पेकुलेशन की वजह से, इसके लिए ये क्रैकडाउन बहुत जरूरी है। ना सिर्फ करेंसी का क्रैकडाउन हो बल्कि ये जो ईरानियन प्रोडक्ट्स हम लेते हैं अनऑफिशियल, जिसमें पेट्रोल डीजल की इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसमें अफगानिस्तान हमारा चीनी चली जाती है, हमारा आटा चला जाता है, यहाँ से जो है हम डॉक्यूमेंट करते हैं एक्सपोर्ट के लिए और एक्चुअली वो घूम के मुल्क में घूम रही होती है वो कमोडिटी और उसकी जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी और इस तरह की चीजें होती है। सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी है, सिर्फ एक चीज से काम नहीं बनेगा, ये सब चीजें क्रैकडाउन होती रहें तो आप देखेंगे कंटिन्यूस एफर्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। एक्सेसिव लेयर जो होती है ना स्पेकुलेशन की, वो रुक जाएगी ना तो आपको ये इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी कम होते हुए नजर आएंगे, आपके कर्जों की अदायगियां भी आसान होंगी और आपकी ओवरऑल जो बैलेंस है, पैरिटी है, वो कायम रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये एफर्ट्स कंटिन्यू हो ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर खुश हो, ताकि आपके ओवरऑल ग्रोथ में बेहतरी हो और आपका एनवायरमेंट ठीक हो, तो ये कैपिटल फ्लाइट होना, परसेप्शन, डायरेक्शन, सब चीजें ठीक हो सकती हैं। और ये जो
अजनास की कीमतें बढ़ जाती हैं, खासतौर पे अभी जो अगर आप चीनी की भी बात करें 200 से ऊपर चली गई है पर केजी कीमत। इसकी वजह तमाम हुकूमतें ही बताती रही हैं कि स्मगलिंग होती है, जो चीनी बच जाती है। तो इस तरह के अगर क्रैकडाउन होंगे तो अजनास की कीमतों में कितना फर्क आ सकता है और कितना कंसिस्टेंसी की जरूरत है? देखिए, एक तो अजनास की जो कीमतें हैं या किसी भी कमोडिटी की कीमत जो होती है वो तो इंटरनेशनल मार्केट में जो होती है उस हिसाब से भी ड्राइव होती है। एक तो हमें ये भी देखना है कि पैरिटी कितनी ज्यादा चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इतना ज्यादा हम स्मगलिंग करते हैं। और देखिए इसमें मजाक खैर बात क्या है, वो ये कि हर कमोडिटी ये कहती है स्मगलिंग हो जाती है, तो खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्यों नहीं रोकते स्मगलिंग को? क्यों जब सबको पता है स्मगलिंग हो जाती है कोई रोकता नहीं है? तो देखिए इन्फ्लेशन तो आधी से ज्यादा इन्फ्लेशन हमने खुद कायम की हुई है। हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस के इश्यूज है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमारे उसका आउटकम होता है। जब भी गवर्नेंस ठीक नहीं होती, चाहे वो स्मगलिंग की फॉर्म में हम उसको कंट्रोल ना करें, चाहे अपने एक्सपेंडिचर्स की फॉर्म में कंट्रोल ना करें, चाहे एक्सेसिव कर्जे लेते रहें, तो ये सब चीजें हमें कंट्रोल करनी है। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। टेम्परेरी तो एफर्ट्स हैं, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन अच्छा, उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपकी क्या समझते हैं? पॉलिसी इस्लाहात का मामला है या बॉर्डर पे एक्शन हुआ जाना जरूरी है कि वहां पे फोर्सेस इस चीज को कंट्रोल करें? दोनों चीजें, ये दोनों चीजें देखें। अगर आप एक तरफ पॉलिसी ये बनाते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए या रुपए को जो है डिवैल्यू किया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, और दूसरी तरफ आप जो है वो बॉर्डर्स को कंट्रोल ना करें, तो एक तरफ आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर लेंगे, दूसरी तरफ से स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, तो इंपोर्ट्स कंट्रोल करके इतनी बड़ी कॉस्ट क्रिएट करने का फायदा क्या? यहाँ पे इंडस्ट्री भी आपकी सफर करे और वो भी इंपोर्ट ना कर सके। आपने इंपोर्ट्स रोकी है ना पिछले 6-8 महीनों में, ठीक है, एक मेजर आपने ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने स्मगलिंग नहीं रोकी, तो दूसरी तरफ से आपको इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो मार्केट में तो चीजें आ रही हैं, मार्केट में कैश भी लोगों के हाथ में है, तो क्यों ना आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लेके चले ताकि दोनों एंड्स को रोक सकें, ताकि एक तरह से आपको फायदा तो हो। तो बात यह है कि एक तरफ आप नुकसान देते हैं, दूसरी तरफ आप चीजों को छोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमेशा नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की जरूरत है, एफर्ट्स की जरूरत है, कंटिन्यूस एफर्ट्स की जरूरत है। ये सब चीजें बेहतर हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मौसी तजियाकार खुरम शहजादा मेरे साथ मौजूद है। खुरम साहब हमारे साथ ही रहेगा इस दौरान। मौसी तजियाकार मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं डॉलर दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तजिया हासिल करेंगे। खुरम, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं इस तरीके के जो क्रैकडाउन हो रहे हैं कितने तवील होंगे, कितने मौसर होंगे तो ही मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए। हम ये करें ही क्यों कि हमें बस 1 महीना या 2 महीना हम करें और कहें कि ये चीजें स्टेबलाइज होगी फिर छोड़ दें। ये तो आपको आपको एक्चुअली जो है ये तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको ये करना पड़ेगा। आपको ये मैं कह रहा हूँ ना कि आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि स्मगलिंग हो ही क्यों। आप मुझे बताएं ना, दुबई में या यूएई में या सऊदी अरेबिया में या पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में स्मगलिंग क्यों नहीं होती? आपके बॉर्डरिंग कंट्री है वहां पर स्मगलिंग क्यों नहीं होती? आपके यहाँ क्यों हो जाती है? तो देखिए, इसमें पॉलिसी का भी इशू है, इसमें सिक्योरिटी के भी पर्सपेक्टिव है, इसमें जो है जो गवर्निंग बॉडीज हैं या रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्टेट बैंक है, एससीसी है और हमारी दूसरे रेगुलेटर हैं, इन सबका जो है वो बहुत ज्यादा रोल है। तो मेरे ख्याल में एक जैसे हमने एफएटीएफ पे काम किया, 2 गवर्नमेंट्स ने काम किया, उन्होंने मिलकर एफर्ट्स की और उसका एक रिजल्ट आपके सामने आया, तो ये क्यों ना हम एफर्ट्स को कंटिन्यू करें। अब हम एफएटीएफ से की व्हाइट लिस्ट में आ गए हैं, तो यहाँ तो हमारे पे ज्यादा इस वक्त जो है वो लाइबिलिटी बनती है कि हम सब चीजों को रोकें, अदरवाइज दोबारा से एफएटीएफ में हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक तरफ स्मगलिंग रोकेंगे और आपके यहाँ जो है जेन्युइन प्राइसेस होंगी हर चीज की और नीचे आएंगी प्राइसेस, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन के अंदर एटलीस्ट 30 to 40% हिस्सा जो है स्मगलिंग से ड्राइव हो रहा होता है। अगर ये ना होती तो हमारी इन्फ्लेशन 30 to 40% नीचे होती है, यानी कि अगर आपके यहाँ 30% की इन्फ्लेशन चल रही है तो कम से कम ये 15-16% पे आ सकती है। अगर आपकी ये फूड की इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से स्मगलिंग की वजह से बढ़ जाती है और 50% फूड की इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पहुंची है, तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में। उनके मैक्रो इकोनॉमिक जितना भी हम नंबर्स आते हैं, जो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन, देखें इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना आपको इन्फ्लेशन है। लोग सड़कों पर क्यों आते हैं? जब उनके अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, उनके यहाँ प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना फूड का होता है और फूड में सबसे बड़ी चीज स्मगलिंग है। तो फूड में स्मगलिंग आप रोकें और ये रुपये की स्मगलिंग आप डॉलर की रोकें, इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन पे पड़ेगा और आपके कर्जों की अदायगियां भी आसान होगी, अदरवाइज बढ़ती जाएगी कर्जों की अदायगियां। हमारे साथ ही रहेगा इसी दौरान माहिर उमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हुकूमत ने फैसला किया है, मोहम्मद अली साहब की हुकूमत अब डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इस दफा का क्रैकडाउन आप क्या समझते हैं, कितना मौसर साबित हो सकता है?
जी मैं समझता हूं कि देखें इस दफा 3 चीजें आपको मुख्तलिफ नजर आ रही हैं जो कि मैं समझता हूं खुश आइंद है। पहली बात तो ये है कि आप देखें इस वक्त की जो मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट है और आर्मी की लीडरशिप है वो दोनों एक पेज पे हैं। दूसरी बात ये कि जो माशी चैलेंजेस हैं उसकी नजाकत का और अहमियत का इदराक भी दोनों जगह पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नीयत और मैं समझता हूं पॉलिटिकल विल भी क्लियरली नजर आ रही है और उसके 3 सबूत हैं। जैसे आपके दूसरे साहब अभी बात कर रहे थे तो उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि देखें 3 चीजें इस दफा मुख्तलिफ हैं। पहली बात यह है कि इसमें कुछ चीजें इमीडिएटली हो रही हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में होंगी, कुछ लॉन्ग टर्म में होंगी। इमीडिएटली क्या हो रही है? इमीडिएटली ये हो रही है कि ऑलरेडी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सरकारी अफसर हों, चाहे वो स्मगलर हों, चाहे वो सेठ हों, चाहे वो कोई और लोग हों, उनकी लिस्टें भी तैयार की जा चुकी हैं और उनको आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें कोई तफरीक नहीं की जा रही कि वो शख्स जो है सरकारी अफसर है, प्राइवेट सेक्टर से उसका ताल्लुक है, स्मगलर है या कोई और है। तीसरी बात जो है इसके साथ ही साथ ना सिर्फ इन लोगों को आइडेंटिफाई और क्रैकडाउन किया जा रहा है जो जखीरा अंदोजी में मुलविस हैं या स्मगलिंग में मुलविस हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ एक पॉलिसी रिफॉर्म इस तरह से किया जा रहा है कि जो तमाम अजनास हैं, चाहे जिस तरह इस वक्त चीनी का मसला था या पत्ती का हो या आटे का हो या चावल का हो, तो ये इशू सिर्फ अभी का नहीं है। ये तमाम अजनास जो है, मैं इस बात से एग्री करता हूं जो पिछले साहब बात कर रहे थे कि वो एक सिस्टमिक फ्लॉ है। तो उस सिस्टम को रिफॉर्म किया जा रहा है जिसके जरिए तमाम अजनास और करेंसी की जो तरसील है, ट्रांसफर है और मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जाए रियल टाइम। ये सिचुएशनल नहीं होगा, आपको सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा और तमाम चीजों को अकाउंट भी करना पड़ेगा और साथ साथ मॉनिटर भी उनकी मूवमेंट को करना पड़ेगा। तो इसका जो तीसरा पहलू है वो मॉनिटरिंग निजाम को इंप्रूव और अपग्रेड करना है, जो कि लैंड, सी और एयरपोर्ट पे भी हो, ताकि करेंसी के साथ साथ जो अजनास हैं उनकी कोई इलीगल और अनरिकॉर्डेड अनमॉनिटर मूवमेंट ना हो सके। तो जब ये निजाम इंप्रूव किया जाएगा तो इंशाल्लाह ना सिर्फ देखिए इस वक्त 40% के जो इंटरनेशनल असेसमेंट है वो ब्लैक इकोनॉमी का असेसमेंट है पाकिस्तान की जीडीपी का, जिसमें से 6% का जीडीपी जो है वो हर साल चोरी और स्मगलिंग में जाया होता है। ये तकरीबन आपके डिफेंस बजट से डबल अमाउंट का लॉस है। तो अगर हम इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तो सिर्फ बाहर से रिलीफ लाना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर के भी इन्वेस्टर जो हैं और आपकी अपनी डायस्पोरा भी एक्सपेक्ट करती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में महफूज हो, सिक्योर हो और प्रॉफिटेबल हो। तो ये क्रैकडाउन इसलिए भी जरूरी है कि न सिर्फ जो लॉसेस हैं उसका रिलीफ की शक्ल में आवाम को भी फायदा दिया जाए, कीमतों को कम किया जाए, अजनास की अवेलेबिलिटी को यानी कि इंश्योर किया जाए, बल्कि साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया जाए। जी, आपने लिस्टें बनाने की बात की जाए, आप क्या समझते हैं सिस्टम में इतनी इफेक्टिवनेस है? क्योंकि जो लोग अजनास की कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं, रोक लेते हैं, जिसके बाद मार्केट में लाई जाती है और ज्यादा कीमत पे लाई जाती है, जो लोग डॉलर रेट को आगे पीछे करते हैं, उनकी लिस्टें अगर बनाई जाएंगी तो यकीनी तौर पर वो बासर लोग होंगे, उनके खिलाफ सिस्टम एक्शन ले सकेगा? इतना है भी इफेक्ट? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है और देखें इसीलिए मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे जोर दिया वो पॉलिटिकल विल का है। देखें ये तमाम इकदाम जो है ये आज से 75 साल में हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं हुए? इसीलिए नहीं हुए क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी। तो हमें ऑब्वियसली वी हैव टू वॉक द टॉक, और अगर ये लिस्टें बन चुकी हैं और मैं समझता हूं इनिशियल जो उसके असरात हैं मार्केट सेंटीमेंट में कुछ तो अभी नजर आना भी शुरू हो गए। आपने देखा है कि पिछले 2 दिन में बतरीज जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। तो ये इस बात का सबूत है कि उन बासर अफराद जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं उनको भी इस बात की नजाकत और अहमियत का एहसास है। और मैं समझता हूं जो आर्मी की लीडरशिप ने जो मुलाकात अहम लोगों से की है बिजनेस कम्युनिटी की, वो उसका एक मकसद अशोर और इंकरेज करने के साथ एक सिग्नल भी देना था कि अब किसी किस्म की स्मगलिंग और 2 नंबरी और ब्लैक मार्केट को बर्दाश्त फौज नहीं करेगी। और मैं समझता हूं ये इसका सबूत है कि ऑलरेडी मार्केट सेंटीमेंट और जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। तो आई होप कि ये जो एक्शन है ये अपने मंतकी अंदाज तक अंजाम तक भी पहुंचेगा। और साथ ही साथ जिस तरह पिछले साथी ने कहा, मैं उनसे एग्री करता हूं कि इस क्रैकडाउन के साथ साथ सिस्टम को रिफॉर्म करना भी जरूरी है ताकि उसके जो लूप होल्स हैं उनको कवर किया जाए, तमाम अजनास और डॉलर की जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड भी किया जाए, उसको मॉनिटर भी किया जाए, ताकि ये मौका ही ना मिले कि उसके अंदर ब्लैक इकोनॉमी सर्वाइव कर सके या थ्राइव कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, माहिर उमूर सलामती। और इनसे पहले मौसी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब इस खबर पर अपना तजिया दे रहे थे कि हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। वजारत दाखिला के जराये का बताना है कि सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही करने के बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुकम्मल फहरिस्तें तैयार करके एक तवील क्रैक डाउन की शुरुआत की गई है। अहम पॉलिसी इस्लाहात करके अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निजाम को अपग्रेड किया जा रहा है। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन शुरू कर दिया है।